हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 33। एमपीजी की जीएस सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें आपने पहले टॉपिक जैसे कि आप एमपीजी के जीएस सीरीज़ में स्टडी 33 की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजी के जीएस सीरीज़ को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एमपी की भौगोलिक स्थिति, एमपी की भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार और जलवायु के बारे में अभी तक हमने डिस्कस कर चुका है। और हमारे आप प्लेलिस्ट में जाकर जो अपलोडिंग वीडियो है आप उनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आज का लेक्चर है मध्य प्रदेश में ऋतुएं। मध्य प्रदेश के ऋतुओं के बारे में आज हम जानेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश की जलवायु और भारत की जलवायु के बारे में बताया था, उसमें मैंने ऋतुओं के बारे में आपसे डिस्कस कर चुकी थी कि ऋतुएं क्या होती हैं और किस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी की स्थिति सूर्य के लंबवत होने पर कौन सी ऋतु होती है, क्या मौसम में इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज देखते हैं हम ऋतुओं के बारे में। ऋतुओं के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी स्थान विशेष में कम समय के लिए पड़ने वाला जो मौसमी प्रभाव होता है, किसी स्थान विशेष में कम समय के लिए पड़ने वाला मौसमी प्रभाव ऋतुएं ही कहलाता है। ऋतुओं में वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तापमान को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं और प्रदेश में वर्षा का वितरण किस तरीके से है, कहाँ पर प्रदेश में अधिक वर्षा होती है, कहाँ पर कम वर्षा होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार और अगेन बता देते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। जैसे कि ये आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें ये सूर्य की स्थिति है, ये हमारी पृथ्वी है। जब 21 मार्च को जिसको हम नॉर्मली बसंत ऋतु कहते हैं, 21 मार्च को जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। आपको जैसा कि पता है सूर्य है पृथ्वी है के पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है और सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा ये आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये सूर्य की स्थिति दोलायमान होती रहती है। ये कर्क रेखा में जाता है, फिर कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा में, फिर विषुवत रेखा से मकर रेखा में। तो जब सूर्य की स्थिति 0 डिग्री में विषुवत रेखा में होती है तो यहाँ का कुछ क्षेत्र प्रभावित होता है। यहाँ पर कर्क रेखा का कुछ क्षेत्र गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे सूर्य की स्थिति कर्क रेखा की ओर जाएगी तो ये अपना यहाँ पर भारत स्थित है तो यहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का सूर्य की स्थिति जैसे कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पर आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। तो 22 मार्च से स्टार्ट हो जाता है सूर्य जो विषुवत रेखा में होता है और फिर उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर 21 जून का टाइम होता है जब ये सूर्य होता है जो कर्क रेखा में लंबवत किरणें इसकी पड़ती, सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु का ये टाइम होता है। तो आपने देखा सूर्य ग्रीष्म ऋतु को किस तरीके से सूर्य की स्थिति से हम देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे सूर्य जब कर्क रेखा के बाद अब फिर वापस विषुवत रेखा में आएगा तो फिर वहाँ का टेम्परेचर है जो धीरे धीरे कम होना लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ 21 जून। 21 जून में जो इतनी गर्मी पड़ रही है उसकी तुलना में अब धीरे धीरे तापमान कम होने लगेगा, क्योंकि सूर्य जो है तो वो अब सीधे कहाँ मूव कर रहा है, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर, कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर मूव कर रहा है। फिर आ जाता है टाइम 22 सितंबर का। 22 सितंबर को जो सूर्य है फिर अगेन विषुवत रेखा में आता है और फिर 22 सितंबर के बाद 22 दिसंबर का जब टाइम होता है 22 दिसंबर का, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य जब
मकर रेखा पर होता है, तो यहाँ सूर्य है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, इंडिया में यदि टेम्परेचर देखा जाए यहाँ पर, तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, लेकिन मकर रेखा में अपना यहाँ कर्क रेखा में यहाँ इंडिया है। तो इंडिया में तब क्या रहेगी, शीत ऋतु रहेगी 22 दिसंबर को, जब मकर रेखा पर सूर्य पड़ता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उससे दूर है अभी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु और वर्षा ऋतु का। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। 21 मार्च जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा 21 मार्च जब सूर्य की स्थिति कर्क विषुवत रेखा में लंबवत पड़ती है। फिर 3 मंथ्स के बाद 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। फिर सूर्य दक्षिण की ओर मूव करने लगता है, दक्षिणायन हो जाता है 3 मंथ्स में। और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें वापस विषुवत रेखा पर पहुंचती हैं। फिर 22 दिसंबर का जो टाइम होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो ये देखा आपने। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश में ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु कैसी क्या होती है उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जब पड़ती है, तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को मध्य मार्च से, अर्थात जो टाइम है मध्य मार्च 21 मार्च 22 मार्च से स्टार्ट होकर मध्य मार्च से प्रारंभ होकर और जून तक बना रहता है। ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में यूनाला कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक तापमान है वो 42.5 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। ये औसत तापमान, मैक्सिमम औसत तापमान है 42.5 डिग्री सेल्सियस। ये ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे यहाँ मध्य प्रदेश का टेम्परेचर रहता है। इसका सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा विदिशा में जो पड़ता है, गंज बसौदा, वहाँ पर नोट किया गया है। और अधिकतम तापमान यदि देखा जाए ग्रीष्म ऋतु में कब रहता है, कौन से महीने में, तो वो मई महीने में रहता है। ये हमने देखे ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु का प्रारंभ, शीत ऋतु जब सितंबर में आपने देखा सितंबर में जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, उसके बाद जब वह कर्क रेखा से विषुवत रेखा से जब सूर्य विषुवत रेखा से जब मूव करने लगता है मकर रेखा की ओर, तब ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये वाले एरिया में जब सूर्य की किरणें यहाँ से देख लेते हैं, जब सूर्य की किरणें कर्क विषुवत रेखा में रहती हैं 22 सितंबर को विषुवत रेखा में रहती हैं। और 22 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें अब मूव करने लगती हैं मकर रेखा की ओर, मतलब मकर रेखा की ओर सूर्य की स्थिति वो जाने लगती है। अब मकर रेखा में जब वो मूव करता है, तब यहाँ से ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं शीत ऋतु का टाइम क्या है। मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक इसका शीत ऋतु बनी रहती है। और इसकी पीक टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंड कब पड़ती है, अधिकतर देखा जाएगा तो दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक ठंड देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सिथाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सिथाला कहा जाता है। और जो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में कुछ कभी कभी बारिश देखने के लिए मिलती है। और ये बारिश कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होता है, वहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा देखने को मिलती है। और इस जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। जब हम फसलें पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की फसल, तो हम रबी फसल के बारे में और अधिक जानकारी से पढ़ेंगे। तो शीत ऋतु में होने वाली जो हल्की फुल्की वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। और वह कौन से एरिया में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो हमने जब मैप आपसे स्टडी किया था तो मैप में देखा था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला एरिया जो होता है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ये वाले जो क्षेत्र में जो बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है।
और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है इसे हम शीत ऋतु में उसे मावठ भी कहते हैं। तो ये हमने देखा शीत ऋतु के बारे में। अब देख लेते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु मध्य प्रदेश में मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक रहती है। जो शीत ऋतु वर्षा ऋतु के बीच का ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बीच का टाइम होता है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बीच का जो टाइम होगा तो उसमें ये 21 जून के बाद जो स्टार्ट हो जाता है, 21 जून के बाद जो टाइम स्टार्ट हो जाता है तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जून तक हमने बोला था ITCZ जो है पूरे इंडिया में स्थापित हो जाता है, जिसके कारण निम्न दबाव क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण तापमान बहुत अधिक होता है और तापमान बहुत अधिक होने के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र हो जाता है, जिसके कारण मानसूनी पवनें चलने लगती हैं, आर्द्रता भरी मानसूनी पवनें, जिसके कारण बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो 21 जून से जो सितंबर तक का टाइम है ये बारिश का टाइम हो जाता है। तो देख लेते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु जो है मध्य प्रदेश में जो वर्षा है तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी होती है और अरब सागर की शाखा दोनों से ही होती है। और मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट होती है। 112 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट होती है। फिर 112 सेंटीमीटर। और वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा कहा जाता है। और जब बारिश का टाइम, जब लौटता हुआ मानसून होने लगता है, जब बारिश का समय कम होने लगता है, और शीत ऋतु के प्रारंभ में वर्षा का समय जैसे जैसे कम होता जाता है तो सितंबर अक्टूबर में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलती है या कम बारिश देखने को मिलती है। उसे क्या कहा, और उस टाइम पे जो गर्मी पड़ती है तो उसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, इसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि आप सूर्य की स्थिति यहाँ पर देखेंगे तो 21 मार्च को जब ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है, 21 मार्च को जब ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है यहाँ पर, तो ग्रीष्म ऋतु के स्टार्ट में 21 मार्च को जो सूर्य की पोजीशन है वो विषुवत रेखा में होती है। और जब वर्षा ऋतु के एंड होते होते फिर जब शीत ऋतु स्टार्ट होती है, शीत ऋतु जब स्टार्ट होती है तो सूर्य की स्थिति जो होती है विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। तो 21 मार्च के टाइम पे मार्च के टाइम पे जो गर्मी देखने को मिलती है वो 23 सितंबर के टाइम पे भी देखने को मिलती है, इसलिए इसे बोलते हैं द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। तो ये हमने देखे फैक्ट्स। अब कुछ फैक्ट्स और हैं वो देख लेते हैं। प्रदेश का औसत तापमान पूछा जाए तो वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत तापमान मध्य प्रदेश का कितना रहता है तो 21 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अधिक दैनिक तापांतर मार्च महीने में नोट किया जाता है। दैनिक तापांतर क्या होता है? जहाँ की दिन बहुत अधिक गर्म होंगे और दिन गर्म और रातें होंगी वो ठंडी होंगी। रातें होंगी बहुत अधिक ठंडी होंगी, रात का टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलेगा और दिन का टेम्परेचर बहुत गर्म, मतलब ताप में अंतर बहुत अधिक होगा। तो वो किस मार्च महीने में नोट किया जाता है। और न्यूनतम तापमान देखा जाए तो वह शिवपुरी में नोट किया जाता है कि न्यूनतम तापमान है जो वो शिवपुरी का है। दैनिक तापांतर से आशय दिन गर्म व रातें ठंडी होती हैं। और अब ये तापमान, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने देखा। इन सभी को कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उन कारकों को हम देख लेते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्य की स्थिति सबसे पहले होती है। सूर्य की स्थिति अर्थात सूर्य की स्थिति से आशय है कर्क रेखा में जब होता है तो अधिक गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा में तो कम, और मकर रेखा में जब सूर्य की स्थिति होती है तो शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो सूर्य की स्थिति, धरातलीय स्वरूप, ये वर्षा धरातलीय स्वरूप, जैसे कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ वृष्टि छाया प्रदेश में
बारिश देखने को नहीं मिलती। ये वृष्टि छाया प्रदेश जो होते दूसरी तरफ, तो वृष्टि छाया प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है बारिश। तो यहाँ तापमान को, वहाँ के, यहाँ का जो धरातली स्वरूप है वो भी प्रभावित करेगा, वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो प्रभावित करती है, वायु की क्या दिशा है वह प्रभावित करती है, अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई व दूरी, ये सभी जो कारक हैं ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 पॉइंट आपको सही दिए रहेंगे, 1 पॉइंट आपको गलत दिया रहेगा। तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण किस तरीके से है। तो देख लेते हैं, मैप से हम पहले स्टडी कर लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण किस तरीके से है। मध्य प्रदेश में वर्षा को वितरण 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप मैप से यदि देखें तो A, B, C और D। ए में है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ए में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पर सीधी से लेके पूरा बालाघाट, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल, ये सारा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो आ जाता है आपका साउथ ईस्ट है। ये ईस्ट हो गया और ये आपका साउथ वाला एरिया मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो पूरा क्षेत्र है, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इसमें जो बारिश है वो 150 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। 150 सेंटीमीटर इतना अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलती है। इसमें भी कुछ जो क्षेत्र है, इस वाले जो क्षेत्र है, तो इसमें क्या है कि कुछ जो क्षेत्र है उसमें बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलती है। ये जो एरिया है पूरा, ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन कुछ एरिया है जिसमें बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलती है। यह जो आपका आ जाता है ये वाला एरिया, ये पूरा यहाँ पे पचमढ़ी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल, बालाघाट, ये वाले जो एरिया हैं, ये वाला जो एरिया है आपको यहाँ पे औसत से अधिक वर्षा देखने को, यहाँ पे 125 से 150 से कम वर्षा होती ही नहीं है। 125-150 इसका नॉर्मल, इसकी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, नोट किया गया है 199 सेंटीमीटर से अप्रॉक्सीमेट 199 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश सर्वाधिक होती है। फिर रहती है औसत वर्षा। औसत वर्षा ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, पूरा ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आपका नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 75 से 80 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट वह पूरा मध्य उच्च भारत का पठार आ जाएगा, रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा और मध्य उच्च प्रदेश, ये पूरा जो एरिया है ये आपको देखने को मिलेगा औसत वर्षा वाले क्षेत्र में। और जो साइड वाला निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, जो ये राजस्थान से लगा हुआ पार्ट है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र जो लगा हुआ है, ये पश्चिमी क्षेत्र आपका राजस्थान से लगा हुआ ये पार्ट है, ये वाले में बहुत ही निम्न वर्षा देखने को मिलती है। सबसे निम्न वर्षा देखने को मिलती है ये 50 से 75 सेंटीमीटर के। यहाँ पे धार, झाबुआ, रतलाम, ये वाले एरिया, नीमच, मंदसौर, ये वाले एरिया में सबसे कम वर्षा को देखने को मिलती है। यहाँ पर कम वर्षा इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जब अरब सागर, यहाँ पर हमने देखा कि एमपी में अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों से ही बारिश होती है। तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागरी शाखा, जैसे एक शाखा तो आपकी पूर्वी क्षेत्र में एंटर कर जाती है और दूसरी जो शाखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर मूव कर जाती है इंडिया में, तो वो जब आग बहकर आती है तो यहाँ पर बहते बहते और यहाँ पर उसकी जो मात्रा है आर्द्रता बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, तो वो राजस्थान में भी बारिश नहीं कर पाती है और ये वाले क्षेत्र में भी बारिश बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ये हो जाता है निम्न वर्षा के क्षेत्र। और यहाँ पर पचमढ़ी साइड जो है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो अरब सागर शाखा से जो पवनें आती हैं वो नर्मदा घाटी से भी पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। नर्मदा सोन घाटी है,
वहाँ से भी बहुत अधिक आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है, धूपगढ़, पचमढ़ी, वहाँ पर बारिश अत्यधिक करती हैं। तो देख लेते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। प्रदेश के दक्षिण पूर्व भागों में औसत 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। पचमढ़ी महादेव पर्वत, मंडला, सीधी, बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है और पचमढ़ी में सबसे अधिक औसत वर्षा 199 सेंटीमीटर होती है। औसत से अधिक वर्षा प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित होने के कारण इन क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक होने से वर्षा होती है। यहाँ पर छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर आदि जिले आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं औसत वर्षा वाले क्षेत्र। उत्तर पूर्वी जिले, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया, ये उत्तर पूर्वी जिले, ये आपके उत्तर पूर्वी जिले, ये पूरे जिले जो आते हैं उत्तर पूर्वी जिले, इनके बारे में बात हो रही है। मध्य उच्च पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना के पठार में औसत वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण आर्द्रता का कम होना है। यहाँ 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। यहाँ कम औसत वर्षा वाला गोहद, भिंड में 55 सेंटीमीटर देखने। यहाँ पर सबसे कम औसत वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो गोहद, भिंड वाला क्षेत्र है, भिंड क्षेत्र है, जो भिंड में भी कौन सा स्थान, गोहद। फिर निम्न वर्षा वाला क्षेत्र जो पश्चिमी जिले हैं पूरे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट वर्षा देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा आज के लेक्चर में मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु के बारे में, तथा तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तथा प्रदेश में वर्षा का वितरण कैसा है। अब चलिए आते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी एमपी के एग्ज़ाम है, पटवारी या जेल प्रहरी, एमपीपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। यदि आपने हमारा वीडियो ध्यान से देखा है या नोट किया है तो आपको ये सारे फैक्ट्स नॉर्मल लगेंगे और बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्ट है प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पचमढ़ी जिला होशंगाबाद में है। जबकि भिंड है जो वो भिंड का कौन सा स्थान? गोहद राज्य का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और प्रदेश में यदि औसत वर्षा देखी जाए तो प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं और शीत ऋतु को सिथाला कहते हैं। नेक्स्ट है 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश का अधिकांश 22 दिसंबर को जो सूर्य की यदि आप देखेंगे सूर्य, तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। 22 दिसंबर को क्या स्थिति होती है? 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं और हमारा भारत है जो, या मध्य प्रदेश है भारत, तो वो कहाँ पर स्थित है? ये कर्क रेखा में। तो सूर्य की यहाँ पर लंबवत किरणें, सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को पड़ती हैं। तो ये वाला फैक्ट था, 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा के समीप होने के कारण जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर नर्मदा घाटी क्षेत्र में से ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होता है और शीत ऋतु में असाधारण ठंड देखने को मिलती है। और प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दोनों से वर्षा होती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरीके की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है और मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। तो ये आज हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने मध्य प्रदेश में सभी ऋतुओं के बारे में देखा, प्रदेश में वर्षा का वितरण देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं
उसको हम फैक्ट्स के रूप में हमने देखा। तो आपको यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बनिए रहिए एमपी जीके जीएस सीरीज़ में स्टडी 33 के साथ। थैंक यू।